हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीते कल से सीखें, आज मेहनत करें और आने वाले कल को बेहतर बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे और 12 बजे जो है रिपीट टेलीकास्ट भी हम आपको दिखाते हैं आपके पसंदीदा शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि एकमात्र ऐसा शो है जहां पर केवल एंकर बोलता है, आप सुनते हैं, वहां पर बात खत्म नहीं हो जाती, आप भी उसमें भाग लेते हैं। चलिए, आज आपके लिए मुद्दे जो हैं उस पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आते हैं पहली खबर पर। पहली खबर जो है, आज सुदर्शन परिवार के लिए एक बेहद खास दिन है। सुदर्शन परिवार के लिए आज एक बहुत खास दिन है। आज हमारे प्रधान संपादक यानी सीएमडी सर का जन्मदिन है। आज सुरेश चौहानके जी का, यानी राष्ट्रवाद और पत्रकारिता के सशक्त प्रहरी का जन्मदिन है। 18 फरवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारतीय पत्रकारिता के एक ऐसे योद्धा का जन्मदिन है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, ध्यान दीजिएगा, अपनी पूरी जिंदगी सत्य, राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। डॉक्टर सुरेश चौहानके जी। सुरेश चौहानके जी एक ऐसा नाम जो निष्पक्ष और राष्ट्रवादी पत्रकारिता का प्रतीक बन चुका है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनके जीवन, संघर्ष और राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी निष्ठा को जो है सलाम करते हैं। ऐसी निष्ठा कहीं नहीं मिलती। अब उनके जीवन के बारे में भी आपको मैं आज बताता चलता हूं कि कौन है डॉक्टर सुरेश चौहानके जी। आज उनके जन्मदिन की ये तस्वीरें हैं हमारे यहाँ पर जो है धूमधाम से, काफ़ी अच्छे से, और सभी सुदर्शन परिवार के नए कहिए पुराने कहिए, ये सुदर्शन परिवार हम इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने सभी को ऐसे रखा है अपने परिवार की तरह। जो यहाँ काम कर भी रहे हैं वो तो आते ही हैं, जो काम करके आगे कहीं और चले गए हैं वो भी वापस आते हैं और अवश्य भाग लेने का प्रयास करते हैं 18 फरवरी को, जब डॉक्टर सुरेश चौहानके जी का जन्मदिन होता है। अब उनके जीवनी के बारे में भी आपको मैं बताता चलूं। 18 फरवरी 1972 को महाराष्ट्र के शिरडी में जन्मे डॉक्टर सुरेश चौहानके जी का बचपन एक धार्मिक मराठी परिवार में बीता। राष्ट्रवाद की भावना उनमें बचपन से ही थी और महान संत जनार्दन स्वामी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाचार पत्र तरुण भारत में कार्य किया। वे मराठी भाषा के पहले वेब पत्रकार भी बने और एक और www.batmi.com के संपादक इन चीफ भी रहे। लेकिन ये सब उनके असल संघर्ष की शुरुआत मात्र थी। सुदर्शन न्यूज एक आंदोलन की शुरुआत, इसके बारे में भी जानिए। 2005 में जब उन्होंने सुदर्शन न्यूज की स्थापना की, तब मुख्य धारा की मीडिया बड़े कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के दबाव में काम कर रही थी। पत्रकारिता का उद्देश्य सत्य को सामने लाना होता है, लेकिन उस समय के बड़े मीडिया संस्थान तुष्टीकरण की राजनीति और सत्ता के इशारों पर नाचने लगे थे। ऐसे समय में सुरेश चौहानके जी ने राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक नया मंच तैयार किया। उनके नेतृत्व में बिंदास बोल, चलते चलते और जनसंवाद जैसे कार्यक्रमों ने उन मुद्दों को उठाया जिन्हें बाकी मीडिया संस्थान छूने से भी डरते थे, डरपोक। अब राष्ट्रवादी पत्रकारिता का एक नया आयाम इन्होंने दिया है। देखिए, सुरेश चौहानके जी ने हमेशा उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को बेनकाब किया जो भारतीय समाज और संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कई अभियानों को निडरता से आगे बढ़ाया, जिनमें शामिल हैं गौ हत्या विरोधी कानून, धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो, वामपंथी प्रोपेगेंडा और नशे की संस्कृति से युवाओं को बचाना, जाकिर नायक और अन्य विध्वंसकारी तत्वों का पर्दाफाश करना और सत्य की राह पर अडिग पत्रकार के रूप में वो आगे बढ़ते रहे। जब अधिकांश टीवी चैनल पीआर टूल्स और मनोरंजन केंद्र बन चुके थे, तब सुरेश चौहानके जी ने सुदर्शन न्यूज को एक राष्ट्रवादी प्रहरी के रूप में खड़ा किया। उन्होंने मीडिया की उस छद्म नीति को चुनौती दी जहां सत्ता के खेल में समाचारों का फिल्टरिंग किया जाता है और देश की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है। उनकी पत्रकारिता हमेशा से निर्भीक और निष्पक्ष रही है।
कई बार उन्हें मौत की धमकियां, वित्तीय संकट और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अखंड भारत के स्वप्न को समर्पित एक योद्धा। भारत की संस्कृति, धर्म और शिक्षा इसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन पर निरंतर प्रहार किए गए। लेकिन सुरेश चव्हाणके जी का मानना है कि अगर भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है तो हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजना होगा। आज जब देश की अखंडता को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, तब जब धर्मांतरण और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब सुरेश चव्हाणके जी जैसे पत्रकार इस राष्ट्र के प्रहरी बनकर खड़े हैं। निष्कर्ष आपको बताऊं, हम जब आपको बता रहे हैं पूरी स्टोरी, भारत को चाहिए ऐसे ही निडर पत्रकार। उनका जन्मदिन होना एक अवसर है इस स्टोरी को आपके साथ साझा करने का। देखिए, सुरेश चव्हाणके जी सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उनका जन्मदिन सिर्फ उनके जीवन का उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता की एक जीवंत प्रेरणा है। जब भारत को निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता की जरूरत थी, तब उन्होंने राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता देते हुए हर प्रकार के दबाव को नकार दिया। आज हम उनके जन्म दिवस पर उन्हें नमन भी करते हैं और आशा करते हैं कि वे इसी तरह राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर रहेंगे। देखिए, ये समर्पित था हमारी पहली स्टोरी जनमत की डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो केवल उनका जन्मदिन है और हम यहाँ पर काम करते हैं, तो इसलिए उनको हमने जन्मदिन की बधाई दे दी। इतना नहीं है, राष्ट्रवादी पत्रकारिता को हम भी चाहते हैं कि प्रमोट किया जाए, लोगों में भावना रहे, सनातनी एक रहें, वो एक दूसरे से लड़ते ना रह जाएं, जातियों में ना बढ़ जाएं। जिस तरीके से उनको बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू, सनातन, राष्ट्रवाद, ये वो मुद्दे हैं जो हर चैनल को उठाने चाहिए, लेकिन कम से कम राह तो सुदर्शन न्यूज ही दिखा पा रहा है। और इसका बहुत बड़ा सारा का सारा मैं कहूं श्रेय है जो डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी को जाता है। चलिए, ये तो उनके जन्मदिन को समर्पित था और उनके बारे में आपने कुछ सीखा, बच्चों ने और युवाओं ने खास तौर पर, कि भाई अपने जीवन के राह को अगर आपको चुनना है तो आप राष्ट्रवाद का जरिया भी चुन सकते हैं, राष्ट्रवाद की राह पर भी आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब भी आप हो सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे ममता बनर्जी की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदला गया है, यानी बदल गया है। मैं महाकुंभ का और पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई है। भगदड़ में कई लोग मारे गए, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, कई लोग मिले ही नहीं। ममता ने कहा, महाकुंभ में अमीरों और वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट मौजूद हैं, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना जरूरी है। उन्होंने यूपी सरकार को कहा, क्या योजना बनाई है। ममता ने यह बयान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिया। इससे पहले लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू कह चुके हैं। विधानसभा में ममता के महाकुंभ पर दिए बयान के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेताओं ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। लाजमी है, विपक्ष के नेता बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कड़ा विरोध दर्ज कराने की अपील भी की है। तो ये खबर ममता बनर्जी की शुरुआत, लेकिन एक महाकुंभ का ही विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है, और ऐसी बयानबाजियां दी तो जाती हैं, लेकिन इससे बचना चाहिए। सनातनी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उनको बुरा भी लगता है। चलिए, ये खबर थी ममता बनर्जी की, जहां पर महाकुंभ के अपमान की एक और एडिशन आप इसको कह लीजिए, उसमें उसी चेन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने की साजिश अब खुलकर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में इन्हें भारतीय बच्चों के समान शिक्षा देने की मांग की गई है, लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो घुसपैठियों को भारतीय नागरिकों के बराबर अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था अब अवैध घुसपैठियों के बच्चों के भविष्य संवारने के लिए है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या हमारे करदाताओं का पैसा उन लोगों पर खर्च होगा जो गैर कानूनी तरीके से हमारी सीमाओं को पार कर भारत में घुस आए हैं?
ये सिर्फ एक एडमिशन का मामला नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, संसाधनों और संप्रभुता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। क्या सरकार इन रोहिंग्या घुसपैठियों को सरकारी सुविधाएं देकर भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है? भारत की सीमाओं को अवैध रूप से पार कर घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का मसला जो है लगातार देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब इन घुसपैठियों के बच्चों को भारतीय सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में मांग की गई थी कि रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में प्रवेश दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कोई सीधा फैसला देने के बजाय याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को सरकारी संसाधनों पर इस तरह का अधिकार दिया जाना चाहिए? भारतीय बच्चों के अधिकारों पर हमला है ये। देखिए, भारत में अभी भी लाखों गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। अध्यापकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की दयनीय स्थिति और संसाधनों की लचर व्यवस्था। ऐसे में यदि रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना शुरू हुआ तो क्या भारतीय गरीब बच्चों के अधिकारों पर चोट नहीं होगी? क्या ये भारत के नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होगा? ये देखिए, सरकारी स्कूल करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से चलते हैं जो भारतीय नागरिकों के बच्चों के लिए होते हैं। फिर क्यों विदेशी घुसपैठियों को यहां एडमिशन दिया जाए? क्या सरकार और न्यायपालिका को यह नहीं देखना चाहिए कि देश के गरीब भारतीय बच्चों की शिक्षा पहले सुनिश्चित हो? ये खबर हमने इसलिए ली कि घुसपैठिए आए और घुसपैठिए आकर यहां पर घुस जाएं और उसके साथ साथ उनकी सुविधाओं को देखा जाए। अब देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई बार बताया है कि रोहिंग्या घुसपैठियों के तार जो हैं वो आतंकी संगठन जो है आतंकी। मैं चाहूंगा तस्वीरें फुल हम कर दें। अब ऐसे आते हैं, तस्वीरें फुल करके हम आपको दिखाएंगे। ये लीजिए कि भाई जो तार हैं उनके वो जुड़े होते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, उनके आतंकी संगठनों जैसे कि लश्कर तैयबा और अल कायदा से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में रोहिंग्या समुदाय के लोग नकली दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी तक हासिल कर चुके हैं। इन घुसपैठियों को यदि सरकारी स्कूलों में दाखिले की अनुमति दी गई तो भविष्य में ये भारत की नागरिकता मांगने का भी आधार बन सकते हैं। कौन कर रहा है इनका समर्थन, ये भी बता देते हैं। ये सवाल भी अहम है कि आखिर कौन लोग रोहिंग्या घुसपैठियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ कथित मानवाधिकार कार्यकर्ता, वामपंथी और सेक्युलर लॉबी लगातार ऐसे लोगों को भारत में बसाने और इन्हें कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। ये लॉबी नागरिकता संशोधन कानून का भी विरोध कर रही थी क्योंकि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी थी। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान इससे बाहर रखे गए थे। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार झुकेगी? भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं और इन्हें भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 2017 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इन्हें वापस भेजना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट जाने की जो कह रही है, तो क्या सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह दृढ़ रहेगी? क्या किसी राज्य की सरकार इन अवैध घुसपैठियों को सरकारी स्कूल में दाखिला देने की हिमाकत करेगी? भारत सरकार और न्यायपालिका की ये स्पष्ट करना चाहिए कि रोहिंग्या घुसपैठी भारत की जिम्मेदारी नहीं। इनके बच्चों की शिक्षा की चिंता करना भारत के करदाताओं की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। अगर इन्हें स्कूलों में एडमिशन दिया गया तो ये देश के गरीब भारतीय बच्चों के अधिकारों का हनन होगा और उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा जो करदाताओं ने जो अपनी राशि दी है ताकि देश आगे बढ़े, ये घुसपैठियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं दी है। घुसपैठ रोकी जाए तभी इसका हल होगा। लेकिन जो आ गए हैं उनको वापस भेजा जाना चाहिए, उनकी शिक्षा का इंतजाम नहीं करना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है। एक छोटा सा ब्रेक, चलिए ब्रेक लेते हैं। लेकिन उससे पहले पोल आपको मैं बता दूं, हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा, रोहिंग्याओं को स्कूल में दाखिला देना सही है, केवल 1% ने हां बोला है, शायद रोहिंग्या ही हो। 99% लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। केरल की वामपंथी सरकार पर इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच पलक्कड़ में एक सालाना जो है उर्स के मौके पर हमास, हिजबुल्लाह जैसे इंटरनेशनल आतंकी संगठनों के नेताओं की तस्वीरों का बाकायदा जुलूस निकाला गया।
वो भी हाथियों पर सवार होकर। जुलूस में इन आतंकियों के समर्थन में नारे लगाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के पलक्कड़ जिले के त्रिथला में रविवार की शाम हजारों लोगों की भीड़ के बीच एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में युवाओं ने हाथियों पर चढ़कर आतंकवादी कमांडरों याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया और हसन नसरल्ला के पोस्टर लहराए। इन तीनों को ही इजराइल ढेर कर चुका है। इस आयोजन में कांग्रेस नेता वीटी बालाराम और केरल की वामपंथी सरकार के मंत्री और सीपीआईएम नेता एमबी राजेश की मौजूदगी को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। आयोजकों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस्लामी कट्टरता है, कट्टरपंथ है, उसको बढ़ावा देने के आरोपों के चलते ये मुद्दा सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरन ने इस घटना को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि केरल में इस्लामी कट्टरता को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जांच की जाए कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस नेता वीटी बालाराम ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि त्रिथला उर्स किसी मजहबी आयोजन से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये एक सार्वजनिक सांस्कृतिक उत्सव है। उन्हीं को लगता होगा सांस्कृतिक, जिसमें हर समुदाय के लोग शामिल होते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया, आरोप लगाया कि एक वर्ग इस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर मुसलमानों और केरल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हमास के नेताओं के पोस्टर लगाना एक अलग मुद्दा है, लेकिन साथ ही बीजेपी पर इस मामले को सांप्रदायिक एजेंडा के तहत तूल देने का आरोप भी लगा दिया। तो देखिए, जब केरल में इस तरह की गतिविधियां देखी गई, उसके बारे में आपको बता देते हैं। ऐसा कोई पहला मौका नहीं है, कब और पहले देखी गई वो भी आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, 2024 में यह गतिविधियां देखी गई। 2024 की बात मैं आपको बताऊं, केरल में केरल विश्वविद्यालय के एक युवा महोत्सव का नाम इंतिफादा रखने पर विवाद हुआ था, क्योंकि ये नाम हमास और फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष से जुड़ा हुआ था। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन को इस नाम को बदलना पड़ा। यही नहीं, 2023 की भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसमें भी मल्लपुरम में जमाते इस्लामी की युवा शाखा सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के कार्यक्रम में हमास के पूर्व नेता खालिद मशाल ने वर्चुअल माध्यम से भाषण दिया। इस दौरान हिंदुत्व को खत्म करो और जायनिज्म को खत्म करो, यानी कि भाई यहूदियों को खत्म करो जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए थे। बीजेपी ने इस मामले में पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि केरल में लगातार इस्लामी कट्टरता को बढ़ावा देने वाली घटनाएं हो रही हैं और सरकार इस पर आंखें मूंदे बैठी है। लेकिन स्थानीय पुलिस का कहना है कि अब तक इस घटना को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, इसलिए किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए, अब हमास आतंकियों के समर्थन में ये जुलूस निकाला गया और हाथियों पर लगाए गए थे पोस्टर, और अब बीजेपी ने मांग की है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। इस खबर पर भी चलिए, हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी बता दें। आतंकियों के समर्थकों को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका आंकड़ा भी देख लेते हैं। ये लीजिए, 99% लोगों ने कहा हां, आतंकियों के समर्थकों को सजा होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। ये खबर आपको बता दूं, उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब लेकिन कोर्ट ने इलाहाबादिया को जांच में सहयोग देने को कहा है। रणवीर के कोई भी जो है नए शो करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को राहत देते हुए उसकी काफी आलोचना की है। ऐसा नहीं कि भाई राहत दे दी, आलोचना नहीं हुई है, जमकर फटकार लगाई गई है। रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई मंगलवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर के तहत याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है, बशर्ते कि वो समन किए जाने पर जांच में शामिल हो। उसे गिरफ्तारी से अंतरिम राहत इस शर्त पर दी गई है कि वो पुलिस थाने के भीतर बिना किसी वकील के जांच में पूरा सहयोग देगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को लताड़ लगाते हुए कहा कि इस तरह के व्यवहार की आलोचना की जानी चाहिए।
आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि आप लोकप्रिय हैं। क्या धरती पर कोई ऐसा है जो इसकी इस भाषा को पसंद करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बड़े सख्त लहजे में और स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई कोई पसंद करेगा तुम्हारी भाषा को? अब उसके दिमाग में बहुत गंदगी है जिसकी उसने उल्टी कर दी है। हम उसे राहत क्यों दे भला? इलाहाबादिया की भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने सभी को शर्मसार करने वाला बताया है। कोर्ट ने कहा कि आपने जो शब्द कहे उससे माता पिता, बेटियां और बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। आप और आपके साथी निचले स्तर तक गिर चुके हैं। अब मामले में जो है कानून का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया एक गंदे दिमाग वाला विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। ये टिप्पणी देखिए सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि केवल 2 एफआईआर के बाद ही रणवीर इलाहाबादिया तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि अगर सैकड़ों एफआईआर होती तो राहत देने की बात होती, लेकिन 2 एफआईआर पर ऐसा क्यों किया गया? बेंच ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कहा कि एक बार जब आप ज्यादा एफआईआर में उलझ जाते हैं तो आपके खुद का बचाव करने के अधिकार पर बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। ऐसे में कोर्ट को आपकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट आने की हैसियत रखते हैं, ऐसे में आपकी मदद क्यों की जाए? देखिए, इलाहाबादिया के अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर पर अभद्र कमेंट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई। इलाहाबादिया की तरफ से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दावा किया कि उन्हें हत्या की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी जुबान काटने पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट के मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के लिए इलाहाबादिया को स्थानीय प्रशासन और कोर्ट के पास जाने को कहा है कि भाई स्थानीय प्रशासन के पास जाओ, वहां स्थानीय कोर्ट के पास जाओ। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग सुधर जाएंगे? रणवीर ने तो उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बोलते बोलते उसके मुंह से जो गंदगी निकली थी वो तो आप सब जानते ही, हम उसके बारे में चर्चा यहाँ करने भी नहीं वाले हैं। ये सब पारिवारिक एक शो है, परिवार के लोग बैठकर इस शो को देखते हैं। और देखिए, सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रहा फूहड़ता चल रही है ना, उसका खेल क्या बंद हो जाएगा? आप ओटीटी देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक के कार्यक्रम देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, और उसमें 90% या 99% आज की डेट में गालियां होती हैं। तो क्या वो गालियां सुन के अगर आप हंसते हैं तो आपको अपनी मानसिकता का भी इलाज जो है वो कराना चाहिए। ऐसे शोज को ना देखिए जिसमें केवल गालियों के दम पर, ऐसे यूट्यूबर्स को ना देखिए जिन्होंने गालियों के दम पर ही मशहूरियत हासिल की है, मशहूर जो बने केवल गालियां दे के। अब सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को लताड़ा है, गिरफ्तारी से बचा लिया है, अब शो करने पर रोक लगा दी है, लेकिन गंदे दिमाग वाला बताया है और उनके साथी को निचले स्तर तक गिर चुका हुआ बताया। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि देखिए, हम भी इस तरीके के एक यूट्यूबर बन जाएं और किसी फला शो में जाके मजाक कर दें, किसी के माँ बाप के बारे में कुछ भी हद तक गिरकर मजाक कर लें, लेकिन एज अ सोसाइटी, एक समाज के तौर पर वो चंद पैसे तो कमा लेते होंगे, लेकिन राष्ट्र को निचले स्तर पर ले जाने में ऐसी युवा पीढ़ी के लोगों का, ऐसे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है जो कि बच्चों की मानसिकता को खराब कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए आप क्या देख रहे हैं, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, नजर रखिए। थोड़ी नजर रखना माँ बाप के तौर पर जरूरी है, बड़े भाई बहन होने के नाते या फिर छोटे भाई बहन होने के नाते भी जरूरी है, अध्यापक होने के नाते भी जरूरी है कि बच्चे कहीं इन लोगों से सीख ना जाए। जब आपके पास क्रांतिकारियों की कहानी है सुनने के लिए, बड़े बड़े नेताओं के संघर्ष के बारे में आपको जानना चाहिए, हमारे साधु संतों के बारे में जानना चाहिए, प्रभु श्री राम के बारे में, कृष्ण जी के बारे में जानना चाहिए, तो ऐसे फूहड़ लोगों के बारे में उनकी टिप्पणियों से इंस्पायर होकर गालियां सुनने से अच्छा है अपना समय अच्छी चीज़ों में लगाएं। मेहनत कर आप 2 रोटी भी खा रहे हैं तो आप इनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई और इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ से सुधर जाएंगे अश्लील लोग? ये 90% कह रहे हैं हाँ, लगता है लताड़ से सुधर जाएंगे। सुधरना पड़ेगा, कोर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक और खबर आपको बता देता हूं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति पर कांग्रेस का रोना धोना फिर से शुरू हो गया है। ज्ञानेश कुमार को सीईसी बनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने ऐतराज जताया और पार्टी नेताओं ने इसे लेकर बेहूदी बयानबाजी शुरू कर दी है।
कांग्रेस का यह रवैया दिखाता है कि जब तक चुनाव आयोग उनकी जेब में ना हो, उन्हें कोई भी फैसला मंजूर नहीं है। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए, मानो चुनाव आयोग पर कांग्रेस का ही एकाधिकार होना चाहिए। और पार्टी के एक नेता ने तो हद ही कर दी, बेशर्मी से बोले कि शेरो शायरी वाला गया, कव्वाली वाला आया। क्या यही कांग्रेस की लोकतंत्र की समझ है? चुनाव आयोग अगर उनके हिसाब से ना चले तो उसे कठपुतली बता देंगे। बता दें कि ज्ञानेश कुमार एक अनुभवी और सख्त अफसर हैं जो प्रशासनिक सेवा में 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन कांग्रेस को उनकी निष्पक्षता से दिक्कत है, क्योंकि उन्हें अपने मनमाफिक सीईसी चाहिए जो उनके इशारों पर नाच सके। राहुल गांधी और कांग्रेस की ये नई हरकत चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की घटिया चाल है। पहले भी जब कोई फैसला कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाता तो वे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब उन्हें फायदा होता है तब वे मुंह सिल लेते हैं। क्या कांग्रेस को अब लोकतंत्र की परिभाषा दोबारा समझाने की जरूरत है? ये वही कांग्रेस है जो ईवीएम पर सवाल उठाती है, कोर्ट के फैसलों पर अंगुली उठाती है और अब चुनाव आयोग को भी नहीं बख्श रही। सवाल ये कि अगर कांग्रेस को सीईसी चुनने का अधिकार मिल जाए तो क्या वे किसी निष्पक्ष अफसर को मौका देंगे या फिर एक ऐसा व्यक्ति चाहेंगे जो गांधी परिवार के आगे घुटने टेक दे? कांग्रेस की इस राजनीति से एक बात साफ हो जाती है कि उन्हें निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं बल्कि अपनी जेब में बैठा एक रबर स्टैंप चाहिए। मगर ये नया भारत है, यहां अब चुनाव की पारदर्शिता होगी और कांग्रेस की मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, इस तरीके से आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएं, सीईसी पर सवाल उठाएं, फिर भी आप जीत रहे हैं, ये गलत है। विपक्ष को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये संदेश जाता है विदेश में लोगों में। अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं तो सोचिए, बार बार झूठ भी जो होता है वो सत्य मान लिया जाता है। इसलिए विपक्ष को इस गंदी राजनीति से बचना चाहिए। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा कि क्या कांग्रेस का रोना सत्ता की भूख है? ये हमने आपसे प्रश्न पूछा, तो आपने क्या उत्तर दिया वो भी आपको बता देते हैं। 90% लोगों ने कहा हाँ, ये सत्ता की भूख है। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जय हिंद।